हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको देना है 2025 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास लेकर आइए और हमें वो क्वेश्चन बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाए, जिनके चांसेस 99% हो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश के टॉप 11 यानी कि 11 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज के इस क्लास में हम सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ एक चैप्टर का ही नहीं, हम इस क्लास में सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस इतना क्वेश्चन पढ़कर जाना भैया, 8 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। देखो, चैप्टर कौन कौन से हैं जिसके क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट। इन पांचों चैप्टर के हम क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इंग्लिश की डिमांड कर रहे थे, हम इंग्लिश लेकर आ चुके हैं। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ढूंढ ढूंढ कर लिखा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये हमारे द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं चैप्टर का नाम लेता रहूंगा जैसे जैसे चैप्टर चेंज करूंगा। देखो, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, यानी कि व्हाट क्या इज है सैम्स का ओल्ड बिजनेस यानी कि पुराना व्यवसाय। तो सैम का पुराना बिजनेस क्या है या पुराना व्यवसाय क्या है। व्हाई क्यों, कैन नॉट नहीं सकता, ही गो जा सकता, बैक टू इट यानी कि वापस, यानी कि वो उसमें वापस क्यों नहीं जा सकता। आपसे कहा जा रहा है सैम्स का पुराना व्यवसाय क्या है, वो उसमें वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखो, ये बात हो रही है सन 1894 की बात है यहाँ पे। तो क्या है, देखो, सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम्स का पुराना व्यवसाय इज है दैट ऑफ साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक का। तो सैम का पुराना व्यवसाय मनोचिकित्सक का है, मतलब सैम्स जो हैं वो मनोचिकित्सक हैं, ठीक है। बट लेकिन नाउ अब ही इज इन, वो है गैलेसवर्ग में आप 1894 के, लेकिन अब वो 1894 के गैलेसवर्ग में है। चूंकि वो कल्पना कर रहा है कि मैं 1894 के गैलेसवर्ग में हूं, तो 1894 में क्या होता था, मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि पहले जमाने में कहां लोग ज्यादा चिंता करते थे भाई, उनके पास बहुत सारी जमीनें रहती थी, जनसंख्या कम थी ना, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था। लेकिन इट इज, ये है 1894 का जो समय है, इट इज अ पीरियड, ये वो समय है व्हेन, जब पीपल लोग आर फ्री, वो मुक्त हैं, फ्रॉम ऑल वरीज, सभी चिंताओं से, ठीक है। तो ये वो समय है जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त होते हैं। मतलब इस समय 1894 में ना उतनी चिंता लोग नहीं करते थे जितना आज के समय में कर रहे हैं। और आज करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो भाई सबको प्रॉब्लम हो रही है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए आगे देखिए, दियर इज, यहां नो नीड, आवश्यकता नहीं है, ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, किसी भी मनोचिकित्सक का। तो यहां किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो यानी कि वो नहीं जा सकता बैक वापस, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में, और इसलिए सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन जो है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीआई क्वेश्चन है, वही मैंने इस क्लास में लिया है। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना व्यवसाय क्या है। व्हाई कैन नॉट ही गो बैक टू इट, वो उसमें वापस क्यों नहीं जा सकता। तो सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, सैम का पुराना व्यवसाय मनोचिकित्सक का है। बट नाउ ही इज इन गैलेसवर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वो 1894 के गैलेसवर्ग में है।
इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, ये वो समय है जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होते थे। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार वो अपने पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है। एक एक चैप्टर के लगभग दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, सिर्फ एक कुछ चैप्टर ऐसा है जिससे मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। वो चैप्टर कौन सा है अभी आगे हम देखेंगे। अब देखो आपके चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, तो आखिर द थर्ड लेवल किसकी ओर संकेत करता है, आखिर ये है क्या? देखो व्हाट, क्या डज द थर्ड लेवल रेफर टू, संकेत करता है, यानी कि जो थर्ड लेवल है वो किस ओर संकेत करता है, इसका मतलब क्या है? देखो द थर्ड लेवल इज है ये प्रोडक्ट, एक उत्पाद आप की चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली की कल्पना का। तो द थर्ड लेवल जो है ये चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, वो कल्पना करता है, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। ही फाइंड्स, वो पाता है, इट, इसे, ये प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर जहां ही कैन एस्केप, वो बच सकता है, फ्रॉम से द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, एंड फियर, डर से। तो ये है वो, ये उसे ऐसी जगह लगती है जहां वो असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। देखो भैया 1894 में ना तो उतना डर था, ना उतनी प्रॉब्लम होती थी, ना ही किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज के समय में डर है। आप अगर बाहर निकले हैं तो अपने दिल और दिमाग में यही लेकर निकले हैं, जो होगा देखा जाएगा भाई, ठीक है। तो वही है, वो इस मॉडर्न वर्ल्ड के असुरक्षा और भय से बच सकता है, ये थर्ड लेवल उसी की ओर संकेत करता है। समझ में आया? व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल किस ओर संकेत करता है? तो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, थर्ड लेवल जो है वो चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, ये उसे ऐसी जगह लगती है जहां वो असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। बस हो गया मेरे भाई, 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें और क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन बता दूंगा। एक एक चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का मैं क्लासेज आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, लेकिन इसके लिए सपोर्ट चाहिए भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं अपने द टाइगर किंग चैप्टर पे। द टाइगर किंग दूसरा चैप्टर हमारा ये है, और ये तीसरा क्वेश्चन उसी चैप्टर का है। देखो क्वेश्चन क्या है, चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो व्हाई, क्यों, वाज, था टाइगर हंटिंग, टाइगर की शिकार पर बैंड, प्रतिबंध इन प्रतिबंधपुरम में, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? आखिर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया कि कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा? देखो द टाइगर किंग में एक राजा हैं, उनको कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आपकी जो मृत्यु है वो टाइगर के कारण ही होगी। अब भैया टाइगर के कारण होगी तो राजा जी ने सोचा क्यों ना सारे टाइगर्स को हम मार दें, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उसने सोचा सारे टाइगर्स को मार देंगे, कोई और नहीं मारेगा, हम खुद ही मारेंगे, ठीक है। ज्योतिषी ने बताया था कि 100 जो बाघ होगा उसी से आपकी मृत्यु होगी। तो देखो उन्होंने सोच लिया कि 100 बाघों को मैं मार ही डालूंगा। तो देखो द महाराजा वाज टोल्ड, उनको बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों द्वारा, डैट की ये टाइगर एक बाघ वुड कॉज, कारण बनेगा हिज डेथ, उनकी मृत्यु का। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू हंट, शिकार करने का, ऑल टाइगर, सभी बाघों का। तो महाराजा को ज्योतिषियों ने बताया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया, क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया था कि आपकी मृत्यु जो होगी एक बाघ के कारण होगी। तो राजा जी ने सोचा क्यों ना सारे बाघों को मैं मार दूंगा, तो कौन मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ठीक है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार पर वाज बैंड, प्रतिबंध लगा दिया, टू ऑल, सभी के लिए, एक्सपेक्ट हिम, यानी कि राजा जी को छोड़कर, और राजा जी तो मार ही सकते हैं। तो इसीलिए इसी कारण से उनके अलावा सभी के लिए बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि राजा जी के अलावा कोई बाघों का शिकार नहीं करेगा। अब भैया वो राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अगर कहेंगे कोई भी शिकार नहीं करेगा तो प्रजा क्यों जाएगी, क्योंकि राजा है ना वो। आगे देखो द महाराजा हिमसेल्फ, स्वयं ही वांटेड, चाहते थे, टू हंट, शिकार करना, ऑल द टाइगर, सभी बाघों का। तो महाराजा खुद सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने
क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। तो क्वेश्चन आपका था, एक बार मैं फिर से मैं आपको रिवाइज करके इसलिए बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखो क्वेश्चन आपका है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, यानी कि महाराजा को कुछ ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों का शिकार करने का फैसला किया। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से टाइगर हंटिंग, बाघ के शिकार पर, वाज बैंड टू ऑल एक्सपेक्ट हिम, इस कारण से उनके अलावा सभी के लिए बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, क्योंकि महाराजा खुद ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। राजा जी सोचते थे कि मैं सभी बाघों को मार दूंगा तो मुझे मारने वाला बाघ बचेगा ही नहीं। एक और क्वेश्चन है भैया कि आखिर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी क्या की थी, ये भी पूछा जाता है काफी ज्यादा। तो क्वेश्चन है, व्हाट प्रेडिक्शन, क्या भविष्यवाणी वाज मेड, की गई थी बाय द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों के द्वारा, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। तो मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो देखो क्या हुआ था, जब राजा जी का जन्म हुआ, एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर्स के जन्म के बाद, राजा जी के जन्म के बाद, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, शाही ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की, दैट की ही वुड ग्रो अप, वो बड़े होंगे, राजा जी जो पैदा हुए वो बड़े होंगे, एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो, नायक के रूप में, एंड चैंपियन, विजेता के रूप में। पहले तो उन्होंने उनकी थोड़ी तारीफ की कि टाइगर किंग जो उनका जन्म हो रहा है, एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय, रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, यानी कि राजसी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़े होंगे, बनेंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की, हिज डेथ, उनकी मृत्यु, बाय टाइगर्स, टाइगर्स के द्वारा। और इसके साथ उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि बाघ के कारण उनकी मृत्यु भी होगी। ठीक है, तो एक उन्होंने खुशखबरी दी, एक दुख खबरी भी दे दी। तो क्वेश्चन था, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के बारे में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो एट द टाइगर्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय, रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टर, शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, दैट की ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन, वो एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन बनेंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर्स, और उन्होंने उनकी मृत्यु का कारण, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि बाघ के कारण उनकी मृत्यु होगी। बस यही भविष्यवाणी की थी भैया। तो दो क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का भी हो गया। चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। अब जो पांचवा क्वेश्चन होगा ये चैप्टर 3 से होगा। इसका नाम है चैप्टर का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। ठीक है, इसको समझते हैं मेरे भाई। तो देखो, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी कि लेखिका जो है वो अंटार्कटिका तक कैसे पहुंची। ठीक है, इसकी जो लेखिका जी है, मतलब इसकी लेखिका है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा कौन है भाई, कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो वो आखिर अंटार्कटिका तक कैसे पहुंची, और इसकी लेखिका जो है वो टिसाना डोसी जी हैं। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा, तो आखिर वो कैसे पहुंची अंटार्कटिका तक। तो देखो, द ऑथर, लेखिका, ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की, ऑन ये, यानी कि पर, एक रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि एक रशियन, रूसी शोधपोत जो होता है, रूसी शोधपोत। ठीक है, एकेडमिक सोकालेस्की, यानी कि एकादमिक सोकाल्स्की के द्वारा, यानी कि लेखिका ने रूसी शोधपोत अकादमिक शोकाल्स्की पर अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल, उन्होंने यात्रा की ओवर 100 आवर, लगभग 100 घंटे की, इन कॉम्बिनेशन, यानी कि मिलाकर का, आप कार को, एरोप्लेन को, एंड ये शिप और जहाज को। तो उन्होंने कार, हवाई जहाज और जहाज के को मिलाकर 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की। तो क्वेश्चन आपका था, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, यानी कि लेखिका ने रूसी शोधपोत अकादमिक सोकाल्स्की पर अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड शिप, और उन्होंने कार, हवाई जहाज और जहाज को मिलाकर 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की।
लो भैया हो गया काम। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देते हैं 6 नंबर। इसी चैप्टर का क्वेश्चन ये भी है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का। देखो अभी और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सारे चैप्टर में क्वेश्चन और भी हैं, हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है। व्हाई क्यों इज द एवरेज औसत ग्लोबल टेम्परेचर वैश्विक तापमान इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। तो औसत वैश्विक तापमान आखिर क्यों बढ़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वातावरण हमारा गर्म क्यों होता जा रहा है, टेम्परेचर इसका लगातार बढ़ क्यों रहा है, इसका रीजन बताना। चलो देखते हैं। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर औसत वैश्विक तापमान इज इंक्रीजिंग बढ़ रहा है बिकॉज क्योंकि ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि क्षरण। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कमी, ठीक है, या क्षरण इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत में, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कहा जा रहा है ओजोन परत में कमी के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, इससे ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल में है उसकी परत में कमी होती जा रही है, जिससे वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। व्हिच इफेक्ट जो प्रभावित करता है द एक्टिविटीज गतिविधियों को आप फाइटोप्लैंक्टन की, और जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, व्हिच इन जिसके बदले टर्न इफेक्ट वो प्रभावित करता है द ग्लोबल कार्बन साइकिल, ग्लोबल कार्बन चक्र को, और जो बदले में वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करता है। जो कार्बन चक्र होता है ना हमारे इसमें पारिस्थितिक तंत्र में, उसको भी वो प्रभावित कर रहा है, जिससे हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन था व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी कि औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है। तो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत में कमी के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। व्हिच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और ओजोन परत की कमी के कारण व्हिच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, which in turn affects the global carbon cycle, और जो बदले में वैश्विक कार्बन चक्र को प्रभावित करता है, और इसी कारण हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर के मैं 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है द एनिमी, ठीक है, द एनिमी। एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु। चलो, हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड सदाओ मैरी हर, सदाओ ने की उससे शादी किस तरह हुई, या सदाओ ने उससे शादी कैसे की। तो देखो इसमें हाना और सदाओ हैं, पति पत्नी। देखो हाना वाज, हाना थी, सदाओज वाइफ, सदाओं की पत्नी। तो हाना सदाओं की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट, वो पहली बार मिले, हर उससे, इन अमेरिका, अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर पर। तो वो पहली बार अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर उससे मिला था। दे फेल इन लव, वे एक दूसरे से प्यार करने लगे, प्यार में पड़ गए। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हाना, सदाओ ने बताया हिज फादर, अपने पिता को, अबाउट हाना, हाना के बारे में। तो सदाओ ने अपने पिता को हाना के बारे में बताया। देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड, फिर उनकी शादी तय हो गई। इन द ओल्ड जापानीज वे, यानी कि पुराने जापानी तरीके से, ठीक है। जब उन्होंने अपने पिताजी को बताया हाना के बारे में, तो उनकी शादी पुराने जापानी तरीके से तय हो गई। हाना वाज रियली, हाना थी रियली, वास्तव में, ये डिवोटेड वाइफ, एक समर्पित पत्नी। तो हाना वास्तव में एक समर्पित पत्नी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था हु वाज हाना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर, हाना कौन थी, सदाओं की उससे शादी किस तरह हुई। तो हाना वाज सदाओज वाइफ, हाना सदाओं की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस, वो उनकी मुलाकात पहली बार अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर हुई। दे फेल इन लव, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हाना, सदाओ ने हाना के बारे में अपने पिताजी को बताया। देन दियर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, फिर उनकी शादी पुराने जापानी तरीके से तय हो गई, अरेंज हो गई, ठीक है। हाना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, हाना वास्तव में एक समर्पित पत्नी थी। ऐसा ही होना चाहिए वाइफ्स को। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन भी इसी का है। व्हाट, क्या वाज था द चीफ कंसर्न, मुख्य चिंता आप सदाओस फादर, सदाओं के पिता की। तो सदाओं के पिता की मुख्य चिंता क्या थी, क्या टेंशन था उनको आखिर। देखो द चीफ कंसर्न, मुख्य चिंता आप सदाओस फादर, सदाओं के पिता की वाज थी सदाओस एजुकेशन, सदाओं की शिक्षा। तो सदाओं के पिता की मुख्य चिंता सदाओं की
शिक्षा थी। क्यों? क्योंकि कोई भी पिता है वो हमेशा ये चाहेगा मेरा बेटा बड़ा बड़ा पढ़ लिख कर बड़ा होकर कुछ बने, कुछ करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो वही सदाओं के भी पिताजी की चिंता थी कि इसका पढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा। फॉर दिस वेरी पर्पस, इसी उद्देश्य से ही सेंट सदाओ, उन्होंने सदाओं को भेजा टू अमेरिका, अमेरिका टू लर्न, पढ़ने के लिए सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन को। ठीक है, इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओं को सर्जरी और चिकित्सा सीखने के लिए अमेरिका भेजा था। तो क्वेश्चन समझ में आया? वहां पे प्यार हो गया भाई, प्यार तो होना ही था, लड़की है लड़का है, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, सदाओं के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओस फादर, सदाओं के पिता की मुख्य चिंता वाज सदाओज एजुकेशन, सदाओं की शिक्षा थी। फॉर दिस वेरी पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए ही सेंट सदाओ टू अमेरिका, उन्होंने सदाओं को अमेरिका भेजा टू लर्न सर्जरी और मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब चूंकि सदाओ जी डॉक्टर बन चुके हैं, तो व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ, सजाओ नहीं। ठीक है, तो संदेश वाहक डॉक्टर सदाओं के पास क्यों आया? व्हाई, क्यों डिड मैसेंजर, संदेश वाहक कम आया टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओं के पास। तो संदेश वाहक जो है वो डॉक्टर सदाओं के पास क्यों आया? देखो ही केम, वो आया टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के पास, बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज, डॉक्टर सदाओ थे, टू कम, उनको आना था, टू द पैलेस, महल में। तो वो डॉक्टर सदाओं के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाओं को महल में आना था। अब आप कहेंगे सर जी सदाओं सदाओं तो बहुत सुन चुके, चलो अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा। द ओल्ड जनरल, पुराना जनरल, वाज इन पेन अगेन, वो दोबारा दर्द में था। तो बूढ़ा जनरल फिर से दर्द में था, उसको दर्द हो रहा था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, ओल्ड जनरल को, बूढ़े जनरल को एक अटैक आया था। डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड, डॉक्टर सदाओं को आवश्यकता पड़ सकती थी फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन की। तो डॉक्टर सदाओं को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओं की जरूरत पड़ सकती थी उस बूढ़े आदमी को। तो क्वेश्चन था व्हाई डिड मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, संदेशवाहक डॉक्टर सदाओं के पास क्यों आया? तो ही केम टू डॉक्टर सदाओ बिकॉज डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द पैलेस, वो डॉक्टर सदाओं के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाओं को महल में आना था। द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, बूढ़ा जनरल फिर से दर्द में था। द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल को एक अटैक आया था। ठीक है, डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, और डॉक्टर सदाओं की जरूरत ऑपरेशन के लिए पड़ सकती थी, इसीलिए मैसेंजर डॉक्टर सदाओं के पास आया। क्वेश्चन वीवी आई है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, मत छोड़ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक छोड़ेंगे नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं मेरे भाई। चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, चैप्टर नंबर 5। कुल 6 चैप्टर ही है शायद, आप देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, जैसे उसमें सदाओ और हाना थी वैसे इसमें डेरी और लैम्ब है। देखो हाउ, कैसे, वाज डेरी, डेरी इंप्रेस्ड हुई बाय मिस्टर लैम्ब के द्वारा। तो डेरी लैम्ब से किस प्रकार प्रभावित हुई? इंप्रेस का मतलब होता है प्रभावित, जैसे आप किसी को कोई इंप्रेस करे यानी कि प्रभावित करे। ठीक है, देखो द फॉलोइंग क्वालिटीज, यानी कि निम्नलिखित गुणों के कारण आप मिस्टर लैम्ब के अट्रैक्टेड, आकर्षित हुई डेरी को टुवार्ड्स हिम, उसकी ओर। तो मिस्टर लैम्ब के निम्नलिखित गुणों ने डेरी को उनकी ओर आकर्षित किया। कुछ गुण थे लैम्ब के अंदर जिसने डेरी को उसकी तरफ आकर्षित किया। फर्स्ट, सबसे पहले ही इंस्पायर, वो इंस्पायर करता था, वो प्रेरित करता था। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना। डेरी को टू फेस द वर्ल्ड, यानी कि फेस का मतलब सामना करने के लिए, द वर्ल्ड संसार का, क्योंकि वे डेरी को दुनिया का सामना करने के लिए प्रेरित करते थे कि किसी की मत सुनो, इस दुनिया का सामना करो, जिंदगी में आए हो तो जीना पड़ेगा। आगे देखो सेकंड, दूसरी बात, ही एडवाइजेज, वो सलाह देते थे डेरी को टू स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करने के लिए, ऑन व्हाट पीपल से, कि लोग क्या कहते हैं, अबाउट हिज फेस, उसके फेस के बारे में। और दूसरा, वे डेरी को सलाह देते थे कि लोग उसके चेहरे के बारे में जो कहते हैं उस पर रोना बंद कर दें। चेहरे के बारे में कोई कुछ भी कहे, भले उसका चेहरा जला हुआ है, लेकिन उसको लेकर वो रोए ना, इसकी वो सलाह देते रहते थे। ठीक है, थर्ड, तीसरी बात, ही ऑलवेज, वो हमेशा रहते थे चीयरफुल, खुश, वो हमेशा खुश रहते थे। एंड ट्राइज, और प्रयास करते थे टू कंफर्ट अदर, दूसरों को दिलासा दिलाने की। वे हमेशा खुश रहते थे और दूसरों को दिलासा दिलाने की कोशिश करते थे। यही सब क्वालिटीज थी जिसने डेरी जो है लैम्ब से प्रेरित हो गई थी, डेरी लैम्ब की ओर आकर्षित हो गई थी। तो
तो क्वेश्चन था हाउ वाज डेरी इंप्रेस्ड बाय लैम्ब, डेरी लैम्ब से किस तरह प्रभावित हुई। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम, यानी कि मिस्टर लैम्ब के निम्नलिखित गुणों ने डेरी को उनकी ओर आकर्षित किया। फर्स्ट, सबसे पहले ही इंस्पायर्ड डेरी टू स्टॉप टू फेस द वर्ल्ड, सबसे पहले वे डेरी को दुनिया का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। सेकंड, दूसरी बात, ही एडवाइजेस डेरी टू स्टॉप क्राइंग ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, दूसरी चीज वे डेरी को सलाह देते हैं कि लोग उसके चेहरे के बारे में जो कहते हैं उस पर रोना बंद कर दे, मत रो तुम, ठीक, कुछ भी लोग कहें, लोगों का तो काम है कहना, ठीक है। कहा नहीं गया है कि पहले लोग पूछेंगे अमरूद खट्टे हैं या मीठे हैं, वो कहेंगे अमरूद मीठे तो हैं, बाद में उस पर नमक लगाकर खाते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है, तो वही चीज है। थर्ड, तीसरी बात, ही इज ऑलवेज चीयरफुल एंड ट्राइज टू कंफर्ट अदर, वो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है। हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, यानी कि डेरी उनके गार्डन में कैसे पहुंचता है, ठीक है, कैसे पहुंचता है। तो देखो, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध आदमी है, ठीक है, एक बूढ़े आदमी है, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़े आदमी है। ही लिव्स, वो रहते हैं इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में, एलोन, अकेले, वो एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। डेरी इंटर करता है हिज गार्डन, उसके बगीचे में, बाय क्लाइंबिंग ओवर, चढ़कर, द वॉल, दीवाल पर चढ़कर। तो डेरी दीवाल फांद कर या दीवाल कूद कर उनके बगीचे में प्रवेश करता है। डेरी भी एक लड़का ही है। डेरी लाइक्स द प्लेस, डेरी को वो जगह पसंद आता है, एंड और थिंक, सोचता है, दैट की देयर इज नोबडी इनसाइड इन, यानी कि उसके अंदर कोई नहीं है। तो डेरी को वो जगह बहुत पसंद आता है और उसे लगता है कि उसके अंदर कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट हियर, वो वहां बैठना चाहता है। तो क्वेश्चन था हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके गार्डन में कैसे पहुंचता है। तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध, एक बूढ़े आदमी है। ही लिव्स इन ए बिग हाउस एलोन, वो एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, डेरी उसके बगीचे में दीवार फांद कर प्रवेश करता है। डेरी लाइक्स द प्लेस एंड थिंक्स दैट देयर इज नोबडी इनसाइड इट, डेरी उस जगह को बहुत पसंद करता है और उसको वो सोचता है कि इसके अंदर तो कोई नहीं है, मतलब इस बगीचे में तो कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट हियर, वो वहां बैठना चाहता है। तो ये भैया आपका क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल में जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो कितने क्वेश्चन बताऊंगा, 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है। चैप्टर 1 से 5 तक के क्वेश्चन थे, इन सारे चैप्टर का मैंने आपको क्वेश्चंस बताया। तो इतना तैयार कर लेना, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊं हर एक चैप्टर का और सॉल्ट भी लेकर आऊं, तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।